हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीआई ग्रेड बी पेड कोर्स। आरबीआई के इस पेड कोर्स में हम आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, सर्कुलर, पब्लिकेशन, नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डिटेल में स्टडी किया करेंगे, जिससे आप आपके जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ हैं उसको भी हैंडल कर सको और जो एमसीक्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर हैं, उसे भी आप हैंडल कर सको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रपोज किया है, अभी नए रूल आए हैं डिविडेंड पे आउट फॉर द बैंक्स। इन रूल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये रूल्स क्या हैं और इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक सर्कुलर आया था, प्रेस रिलीज आया था। तो इसमें क्या कहा गया है? पहली बात तो ये ड्राफ्ट सर्कुलर है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये फाइनल सर्कुलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी ये इंप्लीमेंट हो गया है या लागू हो गया है। इस पे जब ड्राफ्ट मतलब ये होता है आप इस पे कमेंट्स को इनवाइट करते हैं, राइट? यानी जैसे मान लो मैं कोई नई स्कीम लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वो सीधी स्कीम लागू नहीं करता। पहले मैं वो स्कीम को एक ड्राफ्ट तैयार करता हूँ, उसके बाद उस पर चर्चा होती है, उस पर बातें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और उसके बाद ही फिर एक फाइनल नोटिफिकेशन या फाइनल सर्कुलर इशू किया जाता है। तो ये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, ड्राफ्ट सर्कुलर है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा करना चाहता है, लेकिन अभी उस पर कमेंट्स इन्वाइटेड हैं। तो इनमें जो भी बातें की गई हैं उसको वो आगे जाके थोड़ा बहुत मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकता है, राइट? तो ये क्या कहा है आरबीआई ने? आरबीआई ने ये कहा है कि जो भारत के अंदर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या जो दूसरे बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, राइट? रीजनल रूरल बैंक भी एक तरह के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं, या जो पेमेंट बैंक हैं या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो भारत में जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं और जो फॉरेन बैंक के ब्रांचेज इंडिया में हैं, तो इंडिया में फॉर एग्जांपल एचएसबीसी बैंक, आप जानते हैं ये जो बैंक है ये लंदन में हेडक्वार्टर है, विदेशी बैंक है ये एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसके ब्रांचेज इंडिया में भी हैं। अब अगर वो इंडिया वाले जो ब्रांचेज हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं तो वो किसको देंगे? ऑब्वियसली वो अपने हेडक्वार्टर में भेजेंगे, जो बाहर जो उनका ऑफिस है वहाँ भेजेंगे। इसी तरह से जो इंडिया के अंदर जो हमारे अपने बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी, वो अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटता है। तो कितना डिविडेंड वो बांट सकता है, उसके ऊपर ये ड्राफ्ट सर्कुलर आया है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिविडेंड होता क्या है, इसको समझिए। लेट सपोज मैं एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जिससे आप एक बेसिक कंसेप्ट समझ सकें कि डिविडेंड क्या होता है। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपके शेयर होल्डर में आप बांटते हो, उसे बोलते हैं डिविडेंड ऑन स्टॉक्स, राइट? तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, कोई कंपनी का नाम है एबीसी, और ये लिस्टेड कंपनी है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो। इस कंपनी की जो वैल्यू है वो 1000 करोड़ है और इसके 1000 शेयर हैं, ठीक है? अब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, 20% अपने शेयर जनता में बांट देती है, लोग खरीदें। टोटल शेयर किसके हैं, कितने हैं इसके? 1000। 20% मतलब हो गया इसके 200 करोड़, यानी 200 करोड़ रुपए के शेयर इसने जनता को दे दिए कि आप खरीद लो। तो लोगों ने, और 200 शेयर हैं, एक शेयर 1 करोड़ रुपए का है मान लेते हैं, तो लोगों ने खरीद लिए। किसी ने 3 शेयर, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 1, किसी ने 2, ऐसे करके लोगों में बांट दिया, राइट? तो लोगों ने जो 200 करोड़ रुपए, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 20% जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पास है, और 80% जो है उसके जो प्रोमोटर्स हैं या जो उसके ओनर हैं उसके पास है, राइट? चलिए, अब मान लेते हैं इस कंपनी को प्रॉफिट हो गया। इस कंपनी को प्रॉफिट हो गया लेट से 500 करोड़ का एक साल में। अब ये क्या करेगी 500 करोड़ का? देखा जाए तो 20% तो कंपनी शेयर होल्डर की है, तो इस 500 करोड़ में भी 20% यानी 100 करोड़ उसे बांटना चाहिए शेयर होल्डर में। लेकिन वो ये कहती है नहीं, मैं पूरा जो है, यानी कि जो 20% के इक्वल प्रॉफिट हुआ है वो नहीं बांटूंगी, मैं लेट से उसका आधा बांटूंगी। तो 500 करोड़ में से 20% जो है उसे जो कायदे से बांटना चाहिए। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं प्रॉफिट अभी नहीं बांट रही, मैं डिविडेंड जो है मैं पूरा नहीं दे रही, मैं लेट से थोड़ा सा दे रही हूँ। तो उसने क्या किया, 500 करोड़ में से जो 100 करोड़ उसे देना चाहिए, उस 100 का सिर्फ 20 करोड़ ही बांटा, ठीक है? 20 करोड़। बाकी जो 80 करोड़ है वो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, जिससे वो कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो डिविडेंड होता है
वो प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है। और ये कंपनी की कॉल होती है कि कंपनी कितना जो है प्रॉफिट बांटना चाहती है शेयर होल्डर में। क्या वो सारा ही प्रॉफिट बांटना चाहती है, उनके जो प्रोपोर्शन है उसके इक्विवेलेंट, या कुछ पार्ट वो दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहती है, राइट। अब भारत में जो बैंक हैं जिनके जो शेयर होल्डर हैं, तो वो कितना डिविडेंड बांट सकते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड इज टू प्रॉफिट, ये जो रेशियो होता है ये वो कितना, मान लो किसी बैंक को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और वो 20 करोड़ रुपया बांट रहा है, तो ये 20% का डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका हो गया, राइट। तो अब डिपेंड करता है ये, मान लो अगर कोई बैंक अपना सारा ही प्रॉफिट बांट दे तो उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो कम स्टेबल हो जाएगा अगर उसने सारा ही प्रॉफिट बांट दिया। अगर वो बैंक अपना कुछ प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स जो उसके हैं वो उनको रिटेन कर रहा है, तो यानी बैंक ज़्यादा स्टेबल है, वो अगर बुरा समय आया तो उसके पास ज़्यादा कैपिटल है, राइट। तो इसीलिए आरबीआई ने ये रूल दिया है। तो आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं और जो जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, राइट। एक बात और बता दूं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना ही है। आप चाहें तो मत करिए डिविडेंड डिक्लेयर, आप पूरा ही पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए दोबारा, ये शेयर होल्डर जो हैं उनके हाथ में नहीं है। फिर आप कहेंगे शेयर होल्डर पैसा कैसे कमाएंगे। शेयर होल्डर पैसा ऐसे कमाएंगे, लेट से आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, यानी कंपनी का एक शेयर आपको मिल गया, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें, क्योंकि एक शेयर 1 करोड़ का था। अब आपको कोई डिविडेंड मिल नहीं रहा, यानी प्रॉफिट में कुछ भी आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रही, राइट। तो कोई बात नहीं, मत मिलने दो। तो क्या होगा, लेकिन जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जब प्रॉफिटेबल हो रही है, तो शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। आज आपने वो शेयर 1 करोड़ का लिया है, कल उसकी वैल्यू मान लो 1.5 करोड़ हो गई, क्योंकि नए नए लोग भी इस बैंक के शेयर खरीदना चाहेंगे, उनको लगेगा भाई अच्छा प्रॉफिट दे रहा है बैंक, तो इसके शेयर, तो वो ज़्यादा बिड करेंगे आपसे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करेंगे, वो शेयर खरीदना चाहेंगे तो बिड करेंगे। तो कोई बिड करेगा 1.1, तो कोई बिड करेगा, अब ये शेयर का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, 1.1, 1.2, तो 1.5 पहुंच गया। तो आप चाहें तो 1 करोड़ के शेयर 1.5 करोड़ में बेच के 50 लाख का प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं। आपको डिविडेंड से मतलब ही नहीं है, राइट। इनफैक्ट ज़्यादातर जो लोग शेयर बाजार में होते हैं वो डिविडेंड के लिए नहीं होते, वो शेयर के दाम बढ़े, अच्छी कंपनी में आप शेयर खरीदें तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा समय के साथ, और फिर आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग डिविडेंड के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि डिविडेंड कंपनियां बहुत ज़्यादा नहीं देती हैं, राइट। जैसे रिलायंस कभी डिविडेंड देती नहीं है। आपने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, आपने मान लो 1500 का खरीदा और वो शेयर 1 साल के बाद 2300 का हो गया, तो आपको 800 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। आपको मतलब ही नहीं है डिविडेंड दे भी रही है कि नहीं दे रही। रिलायंस कभी डिविडेंड नहीं देती। रिलायंस क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होता है उसे दोबारा इन्वेस्ट कर देती है कहीं पे, जिससे और आगे कंपनी जाए। समझ में आया अब आपको। तो ये डिविडेंड का कंसेप्ट होता है। और अब आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई ने इसके लिए कुछ रूल्स लेकर आए हैं और ये अप्लाई हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 से। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राफ्ट सर्कुलर है, क्योंकि अगर ये फाइनल होता तो फाइनेंशियल ईयर जो अभी टाइम है ना, मतलब 3 महीने का, फाइनेंशियल ईयर 25 कब शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर 25 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2025। तो 3 महीने का टाइम है। अगर ये फाइनल होता तो आरबीआई 3 महीने का वेट क्यों करती। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से ये अप्लाई हो जाएगा। अब कोई भी अगर बैंक है, पहले मैं इंडियन बैंक की बात करूंगा फिर मैं फॉरेन बैंक की बात करूंगा। कोई भी अगर इंडियन बैंक है, अगर वो डिविडेंड देना चाहता है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, तभी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, वरना नहीं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो उसे फॉलो करने होंगे। सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसे मेंटेन करना होगा। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो एकदम रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रिक्वायर्ड होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, राइट, नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसमें मैं रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारे भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट अलग होती है, राइट। तो एक जो नॉर्मल बैंक हमारा होता है उसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 9%, यानी कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उसकी 9% रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसे 2.5% जो है वो कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना पड़ता है बुरे समय के लिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है, देखो बैंक में कई तरह की कैपिटल होती है, जैसे T1 कैपिटल होती है। तो ये जो 9% है, मैं आपको यहाँ पे वो बना के दिखा देता हूँ। जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है, 9%। 9% में से T1 कैपिटल जो बैंक की कोर कैपिटल होती है वो 7% और T2 कैपिटल जो होती है वो 2%, ठीक है।
अब ये जो T1 कैपिटल है 7%, ये जो T1 कैपिटल है ये भी दो तरह की होती है। इसमें एक होती है CET1 कैपिटल, जो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की रेगुलेटरी कैपिटल होती है, क्योंकि लॉसेज को सबसे पहले यही एब्जॉर्ब करती है। अगर बैंक को कोई लॉसेज हो रहे हैं तो यही कैपिटल एब्जॉर्ब करती है। और एक होती है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, AT1। एडिशनल टीयर 1, अब ये कितनी थी? T1 7% थी, तो CET1 इसमें होती है 5.5% और एडिशनल टीयर 1 होती है 1.5%। ठीक है, तो बुरे समय में यानी CET1 कैपिटल और ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें 2.5% और जोड़ दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, बुरे समय के लिए, बुरे समय में बैंक के पास और ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए लॉसेज को एब्जॉर्ब करने की, जिससे बैंक स्टेबल रहे। और आरबीआई का काम क्या है कि बैंक हमारे डूबे ना, बैंक स्टेबल रहे। तो एक अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है वो किस में ऐड किया जाता है? वो CET1 कैपिटल में किया जाता है। ठीक है, तो CET1 कैपिटल बुरे समय में हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5.5 नहीं बल्कि 8% होनी चाहिए। तो अगर आप यहां पे ब्रेकअप देखें तो यहां पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% है, लेकिन कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% एक्स्ट्रा जो किस में ऐड होता है? CET1 कैपिटल में। तो यानी 11.5% के आसपास एक्सपेक्टेशन रहती है। राइट, तो ये आप ध्यान रखिए। ये मैं बात कर रहा हूं एक नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, इन सब की बात कर रहा हूं। हालांकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एक डोमेस्टिक सिस्टमिकल इंपॉर्टेंट बैंक है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट अलग रहती हैं, लेकिन मैं एक जनरल जो एक नॉर्मल भारत में बैंक है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है उसको 15% कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है। एक नॉर्मल बैंक को 9% करना पड़ता है जो, और बुरे समय में 11.5%, क्योंकि 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को 15% कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है। अंडरस्टूड? एक पेमेंट बैंक को भी 15% कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है। लोकल एरिया बैंक को 9% और रीजनल रूरल बैंक को भी 9% मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जिस भी तरह का बैंक है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी की वो मेंटेन हो पिछले 3 साल लगातार, तभी वो डिविडेंड दे सकता है। राइट, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक बैंक जो है वो डिविडेंड तभी दे सकता है जब उसका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से कम हो। अगर किसी बैंक का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से ज्यादा है तो वो डिविडेंड दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके एनपीए इतने ज्यादा हैं। तो जो वो उसका अगर प्रॉफिट कुछ हो भी रहा है तो वो उसके लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के काम आना चाहिए रादर देन जनता में बांटने के। तो नेट एनपीए रेशियो 6% से कम होना चाहिए, तभी वो बैंक डिविडेंड दे सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहली कंडीशन क्या है? नेट एनपीए 6% से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 3 साल पिछले में मेंटेन होना चाहिए। राइट, उसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके जितने भी रूल रेगुलेशन है वो बैंक सबको फॉलो करे। उस बैंक पे किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन ना लगाए आरबीआई, जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या इस तरह की कोई चीज़ ना हो। बैंक सारे रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करे। किसी भी तरह की आरबीआई ने उसके ऊपर अंकुश या किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन ना लगाए हो। इज दैट अंडरस्टूड? तभी वो डिविडेंड दे सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड वो कितना दे सकता है, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना। मैंने आपको बताया प्रॉफिट का वो परसेंटेज जो डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आपका नेट प्रॉफिट, ऑडिटेड नेट प्रॉफिट मान लो आपका 200 करोड़ है और आपने 10 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया, तो आपका रेशियो हो गया 10/200। तो कितना मैक्सिमम एक बैंक जो है, मैक्सिमम मतलब सीलिंग कितनी है, मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकता है बैंक, तो वो यहां पे लिखा है। ये डिपेंड करेगा उसका नेट एनपीए रेशियो कितना है। देखो, अगर नेट एनपीए रेशियो 6% से ज्यादा है तो मतलब वो कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकता, यानी 0। ठीक है, अगर मान लो नेट एनपीए है ही नहीं बैंक में, बिल्कुल 0 है, तो वो 50% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रख सकता है। यानी जितना भी प्रॉफिट उसे हुआ है वो उसका 50% जो है डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांट सकता है। क्योंकि बैंक में एनपीए है ही नहीं तो उसे एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए नहीं एनपीएस को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो प्रॉफिट का 50% बांट सकता है शेयर होल्डर में। अगर मान लो नेट एनपीए जो है वो 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, अब ऑब्वियसली ये कम होता जाएगा। जैसे जैसे एनपीए बढ़ेंगे हमें ज्यादा पैसा चाहिएगा लॉसेज एब्जॉर्ब करने के लिए, उतना ही हम कम बांट पाएंगे शेयर होल्डर में। तो जैसे जैसे ये नेट एनपीए रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिविडेंड जितना आप दे सकते हो वो कम होता जाएगा। तो 0 है तो आप 50% बांट दो, लेकिन 0 से 1% है अगर आपका नेट एनपीए रेशियो, तो आप 40% ही मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हो। आपका जो मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा वो 40% रहेगा। 1 से 2 है तो फिर और कम कर लो 35, 2 से 4 के बीच में है तो 25, 4 से 6 के बीच में है तो 15, और अगर 6 से ज्यादा है तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते डिविडेंड, यानी 0।
इज दैट अंडरस्टूड? तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है और ये लागू कब से हो जाएगा? जैसे मैंने बताया, ये फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, तब से ये रूल लागू हो जाएगा। तो ये था आपका सर्कुलर हमारा आरबीआई का। जैसा मैंने बताया, अभी तो ड्राफ्ट है, अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है, राइट। अभी ये फाइनल सर्कुलर नहीं है, इस पे चर्चा होगी, इस पे आरबीआई ने कमेंट्स इनवाइट करे हैं, यानी आरबीआई चाहता है इसके ऊपर आप अपने सुझाव दें, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये रूल्स नहीं थे, पहले अलग तरह से थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जो अभी 6% है ना, पहले 7% होता था। यानी अगर कोई बैंक है डिविडेंड देना चाहता है तो उसके एनपीए 7% से कम होने चाहिए। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए की बात नहीं कर रहा, नेट एनपीए की बात कर रहा हूँ। 7% से कम होने चाहिए, तो इसको 6 कर दिया, यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया आरबीआई, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। क्योंकि अगर किसी बैंक की एनपीए 7% से कम है और किसी के 6% से कम है, तो यानी कि इंप्रूव हो रहा है ना बैंक। बैंक डिविडेंड तभी दे सकता है जब 6% से कम एनपीए। पहले 7% था ये, यानी बैंक को और ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा अपने एनपीए कम करने के लिए। तो आरबीआई और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, राइट। पहले 7% था ये, जो 6% है, और पहले जो मैक्सिमम डिविडेंड पॉसिबल था वो 40% ही था, जिसको बढ़ा के 50% कर दिया है। तो पहले जो रूल्स थे उनके मुकाबले कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है और कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस कम हुई है। जैसे डिविडेंड कितना दे सकते हो, पहले 40% ही दे सकते थे आप, मैक्सिमम 50 कर दिया है, राइट। और पहले 7% था, तो अब 6, तो उस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया आरबीआई। तो आरबीआई समय समय पे ये बदलाव करता रहता है, जिससे हमारे जो बैंक हैं ज़्यादा स्टेबल रहें। तो ये हमारा पहला वीडियो था आरबीआई ग्रेड बी का, आरबीआई रिलेटेड। और अब आपने ये वीडियो अगर अच्छे से देखा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। सबसे पहले, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है वो बैंक की कौन सी कैपिटल में ऐड होता है? T1 कैपिटल, T2, CET1 कैपिटल या AT1 कैपिटल, कौन सी कैपिटल होती है बैंक की जिसमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऐड किया जाता है? और कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना होता है, राइट। तो कितना % होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो ये आप बताएंगे। दूसरा, आप मुझे ये बताएंगे, अगर मान लो किसी बैंक के जो नेट एनपीए रेशियो है किसी बैंक का, अगर वो 2 से 4% के बीच में है, तो वो कितने, उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसकी सीलिंग कितनी है? तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बता पाएंगे। आरबीआई के जो बाकी सर्कुलर और वो सब होंगे उनको हम डिटेल में कवर करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के पेड कोर्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रीमियम वीडियो।